नमस्कार। हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर हरियाणा परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई, जिससे 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी घटना पर दुख जताया है और ट्वीट कर मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। साथ ही घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। बता दें कि मरने वाले 12 लोगों में से 8 लोगों की पहचान हो गई है, जिसमें से एक की मौत हो गई है। ममता पत्नी सुरेंद्र निवासी झज्जर के रूप में पहचान हुई है। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने के बाद का नजारा काफी यहां पर दुखदायी नजर आया। भगदड़ मचने के बाद लगभग 12 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से कई लोग हरियाणा के और कई उत्तर प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, दुख प्रकट किया है, संवेदनाएं प्रकट की हैं मृतकों के परिवार के लिए और साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए भी यहां पर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना भी प्रकट की और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी के चौधरी बंसी लाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल कैंपस में ही बन रहे पीजीआई का भी दौरा किया। उन्होंने पीजीआई में इस्तेमाल किए जा रहे सामान के सैंपल भी लिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में आ चुका है, जिसके बाद वो आज सामान्य हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं या फिर नहीं है, इन तमाम चीजों का उन्होंने जायजा लिया। भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं या फिर उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम बातों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश वो देते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर संभवित है, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई हैं। किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा मरीज आए तो उनका इलाज भी संभव हो पाए। मैडम मैडम तो हरियाणा बीजेपी के 129 सदस्यों का दल यहां अंडमान निकोबार पहुंचा और जहां 78 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था, उसी जगह पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी तिरंगा फहराया। इस मौके पर यहां पर आरएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। कांग्रेस को कोसते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उन जैसे हजारों बलिदानियों के साथ धोखा किया है, जिन्होंने आजादी के लिए अपना यहाँ पर अपनी जान दे दी, जिन्होंने अपने जान न्यौछावर कर दिए। उन्हें धोखे की मानसिकता वाली कांग्रेस ने जिस स्थान पर नेताजी ने झंडा फहराया था उस पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे यहां पर डी सेरेमोनियल घोषित कर दिया था।
हमें गर्व है कि आज हमने एक ऐतिहासिक पल को फिर से जिया है। 30 दिसंबर 1943 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के मुखिया के नाते, राष्ट्राध्यक्ष के नाते आज़ाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंडमान क्लब के सामने तिरंगा फहराया था। आज हरियाणा के 130 साथियों ने साथ आकर उस फ्लैग के सामने खड़े होकर आज़ाद हिंद फौज का तराना, आज़ाद हिंद फौज का गीत और सुभाष के स्वागत के गीत और वंदे मातरम गाया। तो प्रदेश में ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है और 1 जनवरी यानी कि आज से लोग बिना वैक्सीन लगे यहां पर पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते हैं। पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन सोनीपत के राई क्षेत्र में लोगों की ओर से बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जहां लोग काम पर से वापस आते समय बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और जब उनसे मास्क न लगाने की वजह पूछी तो वो गोलमाल जवाब यहां पर देते हुए नजर आए। आप ड्यूटी जा रहे हैं, मार्क्स कहाँ है आप लोगों का? आप ड्यूटी जा रहे हैं, मार्क्स कहाँ है आपका? ड्यूटी जा रहे हैं, मार्क्स कहाँ है? ना लगा गाँव मम्मा लगाई ली नहीं, वो गलती से चला गया ना उनके पास। तो दिल्ली से मालिक आता, आपको डर नहीं लगता कोरोना से? लगाते हैं कंपनी में, वो बैग में चला गया। तो वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक की, जिसमें शैक्षिक सत्र 2021 और 2022 में होने वाली परीक्षा पर चर्चा हुई। वहीं 8वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए बताया कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरा सिलेबस यहाँ पर NCERT से ही आएगा। भारतीय लोग सहयोग ना करें, एक साथ बनकर आए थे और वो यहाँ शासन कर रहे हैं। बड़ा ही सरकार का और बोर्ड का सराहनीय प्रयास है कि दोबारा से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं लेगा, क्योंकि पीछे कुछ समय से, कई सालों से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो रिजल्ट बच्चों के अंदर थोड़ा सा माहौल होता था कि भाई बोर्ड की परीक्षा होगी, तो बच्चे मन लगा के पढ़ते थे। अब थोड़ा सा उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये जो बोर्ड ने प्रयास किया है 8वीं क्लास कक्षा में बोर्ड शुरू करने का, वो काफी सराहनीय प्रयास है और इसके आगे जाके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अभी तक लगभग 7,492 स्कूलों ने हमारे पर रजिस्ट्रेशन किया है। उसमें से 459 CBSE के स्कूल हैं, 9 ICSE के स्कूल हैं और आरोही मॉडल के 66 स्कूल हैं जिन्होंने हमारे बोर्ड की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा स्टेट में उपस्थित जो भी CBSE, ICSE या अन्य बोर्ड से उपस्थित विद्यार्थी 8वीं में पढ़ते हैं, उन सबकी बोर्ड की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाएगी। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब तो 1 महीने से काफी सफाई हो रही है, ऐसी ही चलती रहे तो ज्यादा बढ़िया। क्या आप लोगों का भी कोई सहयोग है? जनता भी इसमें सहयोग कर रही है, आप भी मोटिवेट कर रही है? हम भी सहयोग कर रहे हैं। बस अभी से प्रार्थना यही है कि सफाई पे ध्यान दें, कूड़ा जमा ना होने दें। तो कैथल के गांव शेरगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर सरकारी स्कूल का बिजली विभाग ने कनेक्शन इसीलिए काट दिया क्योंकि स्कूल ने समय से अपना बिजली का बिल नहीं भरा था और विभाग वाले बिजली का मीटर भी उतार कर ले गए। स्कूल में लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं और कई महीनों से बिजली के बिल भरने के लिए बजट की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग ने बजट न देने की वजह से यहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आकर स्कूल का कनेक्शन ही काट दिया और मीटर भी साथ ले गए। उन्होंने बताया कि वो कई बार विभाग को लिख चुके हैं कि बिजली का बिल कई महीनों से रुका हुआ है, लेकिन विभाग ने कोई यहां पर बजट नहीं दिया, जिसकी वजह से बिजली का बिल 80,000 तक पहुंच गया है। बिजली कनेक्शन कट जाने से स्कूल में बच्चों को यहां पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
परसों स्कूल टाइम के बाद बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं बगैर कोई इंटीमेशन के और यहाँ से मीटर ले गए हैं। कनेक्शन स्कूल का काट दिया गया है। कह रहे हैं कि भाई आपका बिल जो है ड्यू था, इसलिए हमने लाइनमैन लाभ सिंह को फ़ोन किया। वो कह रहा है कि आपका जो बकाया ड्यू था इसकी वजह से आपका मीटर हम लेके गए हैं और यहाँ बच्चों को पानी पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। अब खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां प्राइवेट स्कूलों में नियम 134A के तहत बच्चों को दाखिला नहीं देने पर अब परिजनों में भी काफी यहां पर रोष नजर आ रहा है। बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। बच्चों के माता पिता ने बीओ कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना देकर बच्चों के एडमिशन नहीं देने वाले स्कूलों की यहां पर बीओ से शिकायत भी की है। ऐसे में प्रशासन बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहां पर अलॉट किए गए स्कूलों में सख्त निर्देशों के साथ दाखिले करवा रहे हैं। इस पर अभिभावकों ने बीओ को अपना ज्ञापन भी सौंपा है। और यहाँ 16 तारीख को यहाँ रिजल्ट आया था। उसके बाद लगातार हम कंटिन्यू ऑप्शन डोल रहे हैं। बीओ साहब वो तो एसडीएम साहब के पास, सभी के पास गए, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक हमको कोई जवाब नहीं मिला। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से प्रार्थना कर रहे हैं सभी मिलके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों का एडमिशन किया जाए ताकि हमको दिक्कत ना आए। अगर एडमिशन नहीं होता तो लगातार धरना जारी रखेंगे। तो दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करते हैं, जहां एक तरफ एमजी रोड पर 11 बजते ही सन्नाटा छा गया था, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम के सेक्टर 29 में 11 बजने के बाद भी लोग पुलिस के सामने ही मस्ती यहां पर करते हुए नजर आए। लोगों को ये भी याद नहीं रहा कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और इस दौरान इस तरह एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन वहां मौजूद पुलिस के सामने ही लोग बिना यहां मास्क के धड़ल्ले से घूमते हुए नजर आए और नशे में झूमते हुए नजर आए। सेक्टर 29 में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे युवक युवती इस प्रकार नशे में धुत नजर आ रहे थे कि उनको संभालना भी मुश्किल हो रहा था। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से सड़क पर ही ये लोग नया साल यहां पर मना रहे हैं। लोगों में खुशी जरूर है, लेकिन ऐसे में लोगों को ये भी ख्याल रखने की जरूरत है कि अगर आप आज एहतियात नहीं बरतेंगे तो आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। हालांकि पुलिस अपना लगातार यहाँ पर काम करती हुई नजर आई, लेकिन ज्यादा सख्ती भी यहाँ पर पुलिस नहीं कर पा रही थी लोगों के ऊपर, क्योंकि नशे में चूर थे लोग इतने ज्यादा नशे में थे कि लोगों को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। पहले ही सारे क्लब्स वालों को सबको हिदायत दे दी थी कि भाई 11 बजे नाइट कर्फ्यू लगना है, तो उससे पहले ही आप 10 बजे की एंट्री बंद करवा दी थी। 10:30 बजे हमने सबको क्लोज करा दिया। अब जो यहाँ पे पब्लिक है जो निकली है क्लब से, पब से और उसके बाद में मॉल्स वगैरह से, उन सबको हम धीरे धीरे यहाँ से भेज रहे हैं कि अपने अपने घर चले जाइए और अपने जिस भी साधन से वो आए हैं, जो भी गाड़ी से आए हैं या कैब से आए हैं, वो यहाँ से चले जाए और उसी की हम पालना करवा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की बिल्कुल पालना सख्ती से करें। I just miss why this curfew has happened. Why? I want to go that let this corona go away. We enjoyed a lot. Wish you all a happy new year. तो वहीं नलवा के गांव में जलघर की सफाई की व्यवस्था काफी चरमराई हुई है। सफाई व्यवस्था न होने की वजह से गांव वाले यहां पर दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे गांव में कई तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। ग्रामीण इस समस्या को बार बार उच्च अधिकारियों को यहां पर बता रहे हैं, उनसे गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे गाँव वाले दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इस गाँव में पहले भी कई बार जलघर की सफाई न होना सामने आ चुकी है। तो जलघर में चरमराई सफाई व्यवस्था की तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दूषित पानी पीने को गांव वाले मजबूर हो चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि लगातार उन्हें डर बना हुआ है कई अन्य बीमारियों का, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है।
खबर करनाल से है। करनाल सीआईए स्टाफ ने नगर निगम के यहां पर एससी से ब्लैकमेलिंग कर 1 करोड़ रुपए के यहां पर मांगने वाले 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी शिवम और साहिल रिश्वत के पैसों में हिस्सा मांग रहे थे। उधर प्रशासन ने यहां पर एससी दीपक किंगर को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि पैसे लेने वाले पी विकास शर्मा को टर्मिनेट कर दिया गया। फिलहाल यहां पर एसआई का पीए और एसआई दोनों ही यहां पर फरार बताए जा रहे हैं। ये फिरौती के मामले में पकड़े गए थे। एससी अधिकारी से फिरौती मांग रहे थे जी। तो कितनी वीडियो बनाई इन्होंने अभी जांच में शामिल निकल कर आया? करीब 36 वीडियो बनाई थी। सभी में पैसे ले रहा था जो इनका पीए था? हाँ बिल्कुल, पीए भी रोज आपस में पैसे उड़ा। तो इसमें एससी भी था शामिल? एससी भी शामिल है वीडियो में आया तफ्तीश में। हाँ। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? खिलाफ लिख कर दे दिया, वो सस्पेंड कर दिया। नगर निगम का जो एक एससी वाला मामला आया था कि उसमें कुछ लोगों ने कैश का जो पैसे का आदान प्रदान का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक तो जो ब्लैकमेलिंग करने के लिए जिसने इस तरह की एक्टिविटीज की थी वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो एससी के पीए थे उनको टर्मिनेट बर्खास्त कर दिया गया, नगर निगम के द्वारा नौकरी से हटा दिया गया है। और हमने सरकार को कहा था तो जो एससी हैं दीपक किंगर जी, क्योंकि प्राइमा फेसी ये भी लग रहा था कि वो भी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो उनको भी सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। तो बात अंबाला की है। अंबाला में दिन प्रतिदिन चोरी ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबाला शहर के पंजाब एंड सिंध बैंक से सामने आया है, जिसमें चोरों ने दिन दहाड़े एक बैंक को लूटने की कोशिश की, लेकिन चोरों को सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं सूचना मिलते ही थाना सदर एसएचओ कार्रवाई में जुट गए। तो मैं यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचा हूँ। किसी नामालूम व्यक्ति ने एटीएम को ताला तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया है। उसके बाद वो बैंक का जो यूनियन का ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें दाखिल हुआ है शीशा तोड़ करके, लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई ना कोई सामान चुराने के लायक था और ना ही वहाँ से वो कुछ चुरा पाया। इसके अलावा काफ़ी खामियां नज़र आई हैं हमें प्रथम दृष्टि में यहाँ बैंक में। एक तो सीसीटीवी फुटेज है जो वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। पूछने पर पता चला कि इन्होंने कल शाम ही सीसीटीवी फुटेज को लगवाया। वहीं बात फरीदाबाद की करेंगे। फरीदाबाद में लगातार एक के बाद एक हो रही हत्याओं से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस का नारा भी यहां पर फेल नजर आ रहा है। फरीदाबाद में 10 दिनों के अंदर हुई हत्याओं की बात करें तो बीते 21 दिसंबर को थाना खेड़ी इलाके में भाई ने भाई को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और यहां पर खड्डा कॉलोनी में 14 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ था। वहीं अब ताजा मामला फरीदाबाद के प्रेस कॉलोनी का है, जहां पर देर रात एक युवक को यहां सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी सुबह लोगों को चली। आपको बता दें कि इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रेस कॉलोनी में सुबह सूचना मिली थी भी एक डेड बॉडी है। ये प्रेस कॉलोनी खंडर हुई पड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और बहुत पुराने मकान हुए हैं, रहने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रह रहे हैं। और ये कोई 100-150 कमरे ऐसे हैं जो बिल्कुल डेमोलाइज होने वाले हैं। उसमें आके एक डेड बॉडी मिली है, शायद कोई नशेड़ी है। तो फरीदाबाद में लगातार एक के बाद एक हो रही हत्याओं से लोगों में काफी दहशत यहां पर देखी जा रही है।
ताजा मामला आपको हमने बताया है फरीदाबाद की प्रेस कॉलोनी का है, जहां पर देर रात युवक को यहां पर सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी सुबह लोगों को यहां पर लगी और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। हालांकि तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो फरीदाबाद में लगातार क्राइम के ग्राफ की बात करें तो लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कभी यहां पर एक भाई ने भाई को कुचल दिया था चाकू से गोदकर, और वहीं दूसरी तरफ एक 14 साल के बच्चे का शव भी अभी हाल ही में बरामद हुआ। तो करनाल में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की का नाम गोल्डी है। लड़की की शादी 5 दिन पहले ही इंद्री के पास एक गांव में रहने वाले अंग्रेज सिंह से हुई थी। अंग्रेज सिंह की ये दूसरी शादी थी। अंग्रेज सिंह मधुबन पुलिस अकेडमी में यहां पर मेस में कुक हैं और बाकी समय वहां के क्वार्टर में सफाई का काम भी करता है। सुसाइड का कोई कारण नहीं पता चल पाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे पास मैं इंचार्ज था 6 महीने पहले, मेरे पास लगा था। ये काम ठीक करता था, ईमानदार आदमी था। मतलब कच्चे में है पुलिस? हाँ, कच्चे में। तो इस लड़की का भाई भी रिश्ता होने से पहले मेरे से पता करके गया था। मैंने बताया था भाई ईमानदार लड़का, ठीक है, कोई नशा पता कुछ ऐसी बात नहीं करता ये। तो मैंने इसको बता दिया था। आज तकरीबन 4:45-5 बजे ये मेरे क्वार्टर पर आया था। मेरे क्वार्टर पर कई बार झाड़ू पोछे का काम कर जाता है, इसको वो करते हैं। तो ये चाय पी कर मेरे पास से ही गया था। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर तोशाम से आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर तोशाम से, जहां पर एक बड़े हादसे की खबर आपको बताया। तोशाम में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ के नीचे दबे मजदूर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, करीब आधा दर्जन मजदूर दब गए हैं। खनन विभाग बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बड़ी खबर, पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा। तोशाम में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा। डारन गांव के ये पूरी घटना है। पहाड़ के नीचे यहाँ पर कई मजदूर दब गए हैं। करीब आधा दर्जन मजदूर दब गए हैं। खनन विभाग लगातार यहाँ पर प्रयासरत है। लगातार यहाँ पर लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। तो डाडम गांव के माइंस की ये पूरी घटना है। आपको बता दें, यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ के नीचे करीब आधा दर्जन मजदूर दबे हुए हैं। खनन विभाग बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया है। तस्वीरें तो टीवी स्क्रीन पर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हुआ और करीब आधा दर्जन से ज्यादा यहाँ पर मजदूरों के दबे होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि लगातार यहाँ पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। खनन विभाग की ओर से लोगों को निकालने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। पहाड़ खिसकने से ये बड़ा हादसा, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा मजदूरों के यहाँ पर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार यहाँ पर राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है खनन विभाग की ओर से और लोगों को निकाला जा रहा है। तो शाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खनन विभाग बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहाड़ खिसकने की वजह से यहाँ पर यह हादसा हुआ। मजदूर काम कर रहे थे और इसी दौरान पहाड़ खिसकने की वजह से तुरंत यहाँ पर कई लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर इसमें फंस गए हैं, नीचे दब गए हैं। लगातार यहाँ पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। लोगों को निकालने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। खनन विभाग बचाव कार्य में जुट गया है। तो शाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं करनाल में नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी खंबे से टकराकर गड्ढे में जा गिरी, जिसके चलते गाड़ी सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि मरने वाले दोनों लोग चचेरे भाई थे। वहीं सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।